नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9th and 11th. और Lifestyle Furniture बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां दोहरे हत्याकांड में मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1,01,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी संतरा देवी निवासी अकबेलपुर नावपुर थाना देवगांव 13 अगस्त 2020 को अपने पति व बेटों के साथ दवा लेने लालगंज बाजार गई थी। एक बाइक पर संतरा देवी व उसका बेटा विनोद यादव तथा दूसरे बाइक पर पति हीरालाल उर्फ मिठाई तथा बेटा तेज कुमार यादव थे। रास्ते में घोड़सहना गांव में फेकू यादव के घर के सामने सुरेंद्र पुत्र फेकू यादव तथा प्रदीप उर्फ दिलीप ने उनका रास्ता रोक लिया। ये लोग प्रधानी की चुनाव की बातचीत के लिए हीरालाल उर्फ मिठाई तथा तेज कुमार यादव को अपने घर में ले गए। संतरा देवी व उसका बेटा विनोद बाहर ही खड़े रहे। तभी वहां पर चौकी गांव के लाल बहादुर पुत्र अमरदेव, अजय पुत्र लाल बहादुर, मुसौपुर रुद्रपुर गांव के उमेश यादव, प्रदीप का भाई रणजीत और उसकी मां कमली आ गए। बातचीत के दौरान ही प्रदीप उर्फ दिलीप तथा सुरेंद्र ने हीरालाल उर्फ मिठाई को गोली मार दी। यह देखकर तेज कुमार जब भागा तो कमली देवी, उमेश व अजय ने उसे घेर लिया। तेज कुमार को घेर कर लाल बहादुर तथा रणजीत ने गोली मार दी। गोली लगने से हीरालाल उर्फ मिठाई तथा तेज कुमार दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी फेकू यादव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा दीपक कुमार मिश्रा, सुधन प्रसाद एडवोकेट ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में प्रेषित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप उर्फ दिलीप, सुरेंद्र लाल बहादुर, उमेश यादव, अजय यादव, रणजीत तथा कमली देवी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1,01,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल दीपक मिश्रा ने महत्वपूर्ण अदालती फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 13 अगस्त 2020 की है। देवगांव थाना क्षेत्र के ग्राम घोड़सहना के पास वादिनी संतरा देवी, उनके पति हीरालाल और बेटों विनोद और तेज कुमार पर उस समय हमला किया गया जब वे बाजार से दवा लेकर लौट रहे थे। चुनावी रंजिश के चलते 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस हत्याकांड के 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक अभियुक्त पर 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। बताया कि इस मामले में कुल 8 अभियुक्त थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। पहले क्या कुछ कहना है दीपक मिश्रा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल का, सुनिए। अपना परिचय देते हुए आज जो एक फैसला आया है जिसमें 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या है मामला? मैं दीपक मिश्रा, एडीजीसी क्रिमिनल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ नियुक्त हूँ। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा स्टेट वर्सेस सुरेंद्र, जो कि थाना देवगांव की पत्रावली है, उसमें 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1-1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। क्या मामला था, कब का मामला था ये मामला 13/8/2020 की ये घटना है, जिसमें वादिनी मुकदमा संतरी देवी और उनके पति स्वर्गीय हीरालाल, उनके लड़के विनोद और एक छोटे लड़के तेज कुमार के साथ
बाजार से दवा लेकर आ रहे थे कि ग्राम घोड़सहना के करीब फेकू यादव के फेकू यादव के मकान के पास उन्हें जो है अभियुक्त गण द्वारा रोका गया, बात करने के लिए बुलाई गई और वहीं पर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जो है 2 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और ये घटना चुनावी रंजिश को लेकर घटित हुई थी। आज फैसला में कितने लोग सजा हुई है, कितना जुर्माना लगा? आज इस मुकदमे में कुल 7 लोगों को सजा हुई है। इसमें कुल 8 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त दौरान विचारण मृत हो चुका था और 7 अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा व 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा मिली है। वही पीड़ित विनोद यादव ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को वे अपने माता पिता और भाई के साथ लालगंज बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान घोड़सहना मोड़ के पास सुरेंद्र यादव और दिलीप यादव ने उनकी गाड़ी रुकवाया और उन्हें एक कमरे में ले गए। वहां बातचीत के दौरान उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 6 साल तक चले इस मुकदमे में गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी पाया। पीड़ित पक्ष ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और उन्हें आज न्याय मिला है। क्या कुछ कहना है विनोद यादव पीड़ित का, सुनिए। क्या नाम है? विनोद यादव। आज इस मामले में 7 लोगों को सजा हुई है, क्या पूरा मामला था? मामला था कि हमारे भाई और पिताजी माताजी हम लोग लालगंज बाजार से आ रहे थे और घोड़साना मोड़ पे सुरेंद्र यादव और दिलीप यादव रुकवाए गाड़ी और बुला के अपने रूम में ले गए और बातचीत के दौरान मेरे पिताजी को गोली मार दिए। भाई बाहर निकल के भागा, उसको दौड़ा के लोग गोली मारे 13/8/20 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुकदमा हुआ, फिर कोर्ट में ट्रायल, यहाँ बयान हुआ, जिरह हुआ, सब यहाँ चला। इसके बाद आज 6 साल के बाद 6वें साल में कोर्ट से हमको न्याय मिली। कितने लोगों को ऊपर सजा हुई है, कितना जुर्माना लगा है? 7 लोग को सजा हुई है, सबको 1-1 लाख रुपया का जुर्माना है, 7 लोग का। कितने वर्ष क्या सजा हुई है? आजीवन कारावास हुआ है। क्या कहना है सर, इस सजा से बहुत खुश हैं। न्यायपालिका पे हमको भरोसा था, हमको न्याय मिली, हम बहुत खुश हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खानपुर चित्रावल में मंगलवार रात एक शादी समारोह उस समय तनाव में बदल गया जब कुछ बारातियों ने नशे की हालत में उत्पात मचा दिया। विरोध करने पर घराती और बाराती पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के दौरान प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। जानकारी के मुताबिक स्वर्गीय जगमोहन बिंद की पुत्री प्रीति की शादी बख्शपुर निवासी हरिश्चंद्र बिंद के पुत्र पवन बिंद के साथ तय थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद गांव वालों के सहयोग से शादी की तैयारियां की गई थी। बारात को प्राथमिक विद्यालय परिसर में ठहराया गया था, जहां द्वाराचार की रस्म चल रही थी। इसी दौरान कुछ बाराती प्रतिमा के पास बैठकर शराब पीने लगे। ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट के बाद पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया। वहीं अगली सुबह प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की जानकारी फैलते ही ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई। मौके पर थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। बाद में क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। सीओ फूलपुर किरणपाल सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत करा दी गई है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है किरणपाल सिंह सीओ फूलपुर का पूरे मामले को लेकर, पहले आप सुनिए। खानपुर चित्रावल में आज क्या मामला? ये रात्रि में जो है 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, बारात आई थी, उसी में झगड़ा हुआ। उसी में कुछ ईंट पत्थर चले, एक पत्थर जो है मूर्ति पर भी लगा है, उसमें कुछ डैमेज हुआ है, उसका सही करा दी गई है। बाकी प्रधान जी को बता दिया गया, उसका पूरा पेंट वेंट करा दिया जाएगा और मुकदमा लिखा गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के बरदा आजमगढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के लीलाई गांव निवासी 55 वर्षीय राम अवध बिंद पुत्र मुनेश्वर की बीती रात में जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र
महरौड़ा गांव बारात में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बारात में शराब में जहर देने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र लीलाई गांव निवासी राम अवध बिंद मंगलवार को गांव के सुनील बिंद पुत्र श्री राम के शादी में जौनपुर जनपद के खेतासराय थाना क्षेत्र महरौड़ा गांव में बारात में गए थे। रात में 11 बजे मृतक ने घर पर परिजनों को मोबाइल फोन से सूचना दी कि तबीयत ठीक नहीं है। मुंबई से पुत्र लालजी बिंद ने फोन किया कि पिता को जौनपुर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। परिजन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को लेकर घर लेकर पहुंचे तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के पुत्र रविंद्र बिंद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविंद्र बिंद ने बताया कि पिता के साथ गांव के 4 लोग बारात में जयमाल स्टेज के पीछे अचेत हालत में मिले। गांव के किसी ने फोन से घटना की जानकारी नहीं दिया। अज्ञात लोगों द्वारा सूचना मिला, जबकि चचेरा भाई विकास बिंद पुत्र चौथी डीजे लेकर बारात में गया था। उसको भी किसी ने घटना की सूचना नहीं दिया। आशंका है कि शराब में जहर पिलाकर हत्या कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मृतक के 5 पुत्र 1 पुत्री हैं। सभी की शादी हो चुकी है। पत्नी लालती देवी का रो रो कर बुरा हाल रहा। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने कहा कि मृतक का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट आने के बाद घटना का खुलासा होगा। मामला संदिग्ध है। क्या कुछ कहना है मृतक के परिजन का, सुनिए। क्या हुआ? बारात गए थे, बारात में लोग जहर पिला दिए। कौन पिलाया? अब अभी तो नहीं कन्फर्म है, कन्फर्म होगा बाद में। तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद? हाँ, और कोई सूचना नहीं दिया कि ऐसी हाल है घर पे। हमारा लड़का वहाँ था। आपके गांव वाले भी नहीं बताए? कोई नहीं बताया, कोई नहीं। वो तो फिर रिश्तेदार फोन किया बम्बई, और तब वहाँ बम्बई फोन आया, तब यहाँ से भगाई हुई। हाँ, आपके गांव से बारात गई थी? हाँ हाँ। कहाँ गई थी? महरौड़ा, खेतासराय बगल सोधी ब्लॉक के पास। तो आप लोग जौनपुर गए तो वहाँ से बाटी लेके आए? खबर आजमगढ़ से, जहां जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में जनपद में स्वगणना अभियान 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा, जबकि प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से जून 20, 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह जनगणना स्वतंत्रता के बाद देश की 8वीं तथा कुल 16वीं जनगणना होगी। खास बात यह है कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा। स्वगणना के लिए नागरिक www.se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बनेगी। यह पहल पूरी तरह स्वैच्छिक है और नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जनपद आजमगढ़ में जनगणना कार्य के लिए कुल 24 चार्ज बनाए गए हैं, जिनमें 8 ग्रामीण और 16 नगरीय क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुल 9,097 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लगभग 9,757 प्रगणक एवं सुपरवाइजर इस कार्य में लगाए गए हैं। जनगणना के दौरान प्रगणक घर घर जाकर मोबाइल ऐप के जरिए मकान की स्थिति, उपयोग और परिवार से जुड़ी आवश्यक जानकारियां एकत्र करेंगे। यह डेटा भविष्य की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, स्वगणना पोर्टल का उपयोग करें और प्रगणकों को सही व पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 मई से 20 मई तक
विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधि, किसान, युवा, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारी, महिला समूह और डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष दिवस निर्धारित किए गए हैं, जिनके माध्यम से व्यापक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, एनआईसी के डीआईओ चंदन यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सर, जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन तैयार है और किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? ट्रेनिंग सेशन की क्या स्थिति है, उसके बारे में अपडेट करें। देखिए, जैसे कि भारत जनगणना 2027 के कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि भारत में होने वाली, जब से भारत आज़ाद हुआ है, ये 8वीं जनगणना है और जब से जनगणना प्रारंभ हुई 16वीं जनगणना। ये जनगणना ये पहली जनगणना ऐसी जो डिजिटल के रूप में पूरी तरह से डिजिटल हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आजमगढ़ में कि जो प्रथम फेज है, प्रथम फेज का भी प्री कह लीजिएगा कि जो हमारी स्वयंगणना 7 मई से लेकर 21 मई तक स्टार्ट हो रही है, जिसमें आजमगढ़ के सभी पटल से सारे अधिकारी, सारे विभाग के माध्यम से पूरी तरह से हमने ट्रेनिंग दे दी, उपलब्ध करा दी है, सबके साथ वार्ता कर ली है। टॉप टू बॉटम हम लोग इसके लिए सब तैयार हैं। पब्लिक से क्या अपील है सर, किस तरीके से स्व जनगणना में अपना सहयोग देने के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि 7 मई से लेकर 21 मई तक स्व जनगणना कार्यक्रम प्रारंभ है। आप आजमगढ़ एनआईसी की साइट पर जाकर या आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, उससे जाकर स्वयंगणना जरूर करें और जनगणना के कार्यक्रम को सरल बनाएं, क्योंकि आपके द्वारा जो डाटा हो जाएगा 100% स्वच्छता होगा, सटीक होगा, जिसमें हमारे प्रगणक जो आपके घर जाएंगे उनको कार्य करने में आसानी होगी। सर, ये कब से कब तक चलने वाला है? ये 7 मई से लेकर 21 मई तक ये प्रारंभ होगा। उसके बाद 22 मई से लेकर 20 जून तक हमारे प्रगणक आपके घर तक जाएंगे। तो गणना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या तैयारी की गई ताकि आशातीत सफलता मिल सके? देखिए, इसमें आशा, एएनएम, हमारे ग्राम प्रधान, ग्राम सेक्रेटरी, लेखपाल और जो गांव की में एजेंसी, जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी और काम कर रहे हैं, जो एजेंसी हैं, उनको हमने जगह जगह हर ब्लॉक लेवल पर, तहसील स्तर पर हर जगह हमारी उनके साथ वार्ता होगी, मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी और उनको हमने ट्रेन कर दिया है और प्रशिक्षण देकर उनको तैयार किया। सर, कितने कर्मचारियों को लगाया गया है इसमें? देखिए, 9,797 कर्मचारी हैं हमारे पास जो टोटल इसमें लगे हैं। जी हाँ, 9,797 कर्मचारी लगे हैं इसमें। तो वो सभी लोगों को किस तरीके से जोन वाइज इसमें देखिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम था। इसमें मैं बता दूं कि हमारे हैं जो आजमगढ़ को जो प्रशासनिक व्यवस्था में चार्ज में बांटा है। चार्ज से बोलते हैं कि 8 हमारे नगर निकाय रूरल वाले हैं और 16 हमारे नगर निकाय हैं। जो तहसील को 1 यूनिट मानना है और नगर निकाय को 1 यूनिट मानना है। तो जिसमें तहसीलदार चार्ज अधिकारी होंगे और ईओ हमारे नगर निकाय की जो बॉडी है उसके चार्ज अधिकारी होंगे। इसके लिए हमने जो प्रागणक सुपरवाइजर रखे हैं, उनकी हमारे मास्टर ट्रेनर जो ट्रेनिंग करके आए थे, मास्टर ट्रेनर के माध्यम से हमने फील्ड ट्रेनर तैयार किए। फील्ड ट्रेनर के माध्यम से हमने प्रागणक सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कराई है। इसमें बता दो जो प्रक्रिया है कि पहले जो HLB बनाए जाते हैं, तो पहले लेखपाल के माध्यम से तहसील स्तर और हमने नगर निकाय के माध्यम से HLB का गठन किया है। HLB के गठन के हिसाब से फिर हमने उन्हीं के आधार पर हमने इनकी अपने जितने प्रागणक हैं उनकी ड्यूटी लगाई है और ड्यूटी लगाने के बाद उनके ऊपर हमने सुपरवाइजर रखे। सुपरवाइजर के को हमने आज जो हमारे फील्ड ट्रेनर थे उनको और मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी है। सर, पब्लिक एंगल पे अगर किसी तरीके की क्वेरीज है और कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो उसको किस तरीके से? देखिए, इसके लिए आप हमारा सोशल मीडिया का पेज है, हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है जो 24 घंटे ओपन रहेगा। और इसमें जैसे हमारा नंबर 2 नंबर है 0546229807। दूसरा हमारा जिला प्रशासन कंट्रोल नंबर है 9454417172 और हमारा ईमेल एड्रेस है। ये सारी चीज़ें आप जन जन तक हमारा पहुंचाने का उद्देश्य है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो प्रगणक आपके घर जाएंगे उनसे बात कर सकते हैं, फील्ड ट्रेनर से बात कर सकते हैं, आपके चार्ज अधिकारी SDM से, तहसीलदार SDM से बात कर सकते हैं, नगर निकाय में बात कर सकते हैं और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से जो हमने जनगणना सेल बनाया है उसमें आप अपनी समस्या नोट करा सकते हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां शासन की ओर से चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस से बाज नहीं आ रहे हैं।
मंगलवार को इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब एक निजी अस्पताल में तकादा करने आए दुकान के एजेंट के साथ मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराकर मामले को रफा दफा कर दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के दराल घाट रोड कदम घाट पर स्थित IPCT हॉस्पिटल में मंगलवार को मुकेरीगंज निवासी अभिषेक शर्मा 1,26,614 रुपये की वसूली के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह उक्त अस्पताल में बकाया रकम की वसूली के लिए पहुंचे तो चिकित्सक डॉक्टर नवनीत गुप्ता द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई और रुपया न देने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर नवनीत गुप्ता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र हैं और पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी के भाई हैं। मामला जब कोतवाली में पहुंचा तो अस्पताल संचालक का प्रभाव कहें या कुछ और, पुलिस ने मामले को सुलह समझौता कराकर रफा दफा कर दिया। इस संबंध में CO सिटी शुभम तोदी ने बताया कि ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया, इसलिए इस मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पहले क्या कुछ कहना है शुभम तोदी CO सिटी का, सुनिए। आजमगढ़ शहर के हॉस्पिटल IPCT हॉस्पिटल के डॉक्टर नवनीत गुप्ता के ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं, क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये आज थाना कोतवाली अंतर्गत एलवल चौकी क्षेत्र में एक दो पक्षों के बीच में वाद विवाद की सूचना पुलिस टीम को प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई और दोनों पक्षों को थाने ले गया पूछताछ की गई तो पता लगा कि इनका आपस में रुपए पैसे के लेन देन का मामला है और एक व्यक्ति द्वारा अस्पताल में दवा उधार पर सप्लाई की जाती रही और वो अपना पेमेंट लेने के लिए, अपना भुगतान लेने के लिए जब गया तो उसी पर हिसाब की बात को लेकर के आपस में कुछ वाद विवाद हो गया, जिसे बाद में थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठ के दोनों ही पक्षों ने विवाद को हल करा लिया है। वह थाने के द्वारा जो है निरोधात्मक कार्रवाई दोनों ही पक्षों के विरुद्ध की जा रही है। वहीं डॉक्टर नवनीत गुप्ता की तैनाती मंडली जिला चिकित्सालय के कमरा नंबर 6 में एक फिजिशियन के तौर पर है। सुबह 10 बजे की घटना है। ऐसे में चिकित्सक द्वारा उक्त व्यक्ति से अस्पताल में मरीज का इलाज के समय एक बकायेदार से मारपीट करना बड़ा सवाल खड़ा करता है। मंडली जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर सतीश कनौजिया का कहना है कि डॉक्टर नवनीत गुप्ता की तैनाती अगर एड हाक पर है तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता। इस संबंध में CMO ही कुछ बता सकते हैं। वैसे अगर संविदा पर भी उनकी तैनाती है तो 8 बजे से 2 बजे तक उनका OPD में ही रहना अनिवार्य है। क्या कुछ कहना डॉक्टर सतीश कन्नौजिया SIC मंडलीय जिला चिकित्सालय का, सुनिए। आज आपके यहाँ एक डॉक्टर नवनीत गुप्ता हैं जो आपके यहाँ बतौर चिकित्सक तैनात हैं, जो कल उनके खिलाफ तहरीर पड़ी है, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अगर वो आपके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे उस समय, जो यहाँ के रजिस्टर से हमको पता चला है, तो वहाँ कैसे पहुँच गए और इस मामले में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? और घटना अब इस घटना के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ NCD क्लिनिक में पोस्टेड हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। हमारे यहाँ NCD क्लिनिक डॉक्टर CMO के द्वारा का पोस्टिंग है। वो इस समय यहाँ थे कि नहीं थे उसकी मैं देखवाता हूँ, जांच कराता हूँ कि वो यहाँ पे थे और यहाँ पे, और अगर बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो उसके लिए का नाम हमें पता नहीं उसके बारे में। इसके लिए अथॉराइज कौन? इसके लिए जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी की बात नहीं है। मैं उनसे पूछूंगा कि आप इसमें कहाँ थे, ठीक है। अगर ड्यूटी में यहाँ थे तो वो उसमें वो कैसे थे, लेकिन हमें पता नहीं था इसके बारे में। हमें पता नहीं है कि वो का नाम है उस समय थे कि नहीं थे। अब मैं उनसे पूछूंगा, उनसे रिटर्न रखूंगा। आपके जो यहाँ पे उपस्थिति पंजिका है उनमें उनका साइन है, ठीक है। वो कल हॉस्पिटल में उपस्थित, ठीक है। आपके जो उपस्थिति रजिस्टर है उसके अनुसार, ठीक है। तो वहाँ कैसे प्रेजेंट होगा? अब ये तो मैं उनसे पूछूंगा कि अब आप कब गए थे, कब नहीं गए थे यहाँ पे। कितने से कितने बजे तक? यहाँ 8 बजे से 2 बजे तक जरूर OPD रहती है उनकी। मिली तहरीर के अनुसार वो उस समय अपने प्राइवेट। अब इसके बारे में मैंने बताया ना कि मैं तो मुझे पता नहीं है कानून को कहाँ थे, हैं यहाँ पर अटेंडेंस लगा गए, उनसे मैं रिटर्न में पूछता हूँ, ठीक है। फिर जो कार्रवाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। वही इस मामले में CMO डॉक्टर NR वर्मा का कहना है कि मंडलीय अस्पताल की जिम्मेदारी SIC है। चिकित्सकों का प्राइवेट प्रैक्टिस करना गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है डॉक्टर NR वर्मा CMO आजमगढ़ का, सुनिए। सर, आपके यहाँ एक डॉक्टर नवनीत गुप्ता तैनात हैं जो
कल ड्यूटी पीरियड के दौरान अपने प्राइवेट हॉस्पिटल आईपी सिटी हॉस्पिटल पे उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगा है। तो वो जब यहाँ ड्यूटी में तैनात थे तो वहाँ कैसे पहुँच गए और उनकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है? देखिए, ड्यूटी की टाइमिंग जो है वो मंडलीय चिकित्सा अधिकारी के अंडर में काम करते हैं। ड्यूटी की तैनाती और ड्यूटी के बारे में कार्य लेना उन्हीं के अंडर में है। वो कितने टाइम किसकी ड्यूटी लगा रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी देंगे, क्योंकि ड्यूटी जो है कई 3 शिफ्टों में होती है। कभी कभी लोग 8 से 2 करते हैं, 2 से 8 करते हैं, 8 से नाइट वाली रहती है, तो 3 शिफ्टों में ड्यूटी रहती है। अब ये काम तो SIC का भी है, पूरा उन्हीं के सुपरविजन में उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। उनका कहना है कि CMO साहब रखे हैं, CMO साहब मैन पावर दिए हुए हैं। जैसे कोई ज़रूरत होती है, किसी को भर्ती होती है तो उनके यहाँ तैनात कर दिया गया। और काम लेना, काम से ड्यूटी कराना, उनकी देख रेख करना, वो जहाँ जिस संस्था में काम कर रहा है उनकी जिम्मेदारी। आज डॉक्टर नवनीत गुप्ता छुट्टी पे, कल वो SIC साहब ने कहा कल वो ड्यूटी पे थे। इस दौरान जो तहरीर पड़ी है उसके अनुसार क्या? अब इसके लिए जो है हम एक टीम बना के जांच कराएंगे। नियमानुसार अगर कुछ जो है कमी पाई जाती है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या कोई संविदा कर्मी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी के दौरान कोई नहीं जा सकता, चाहे संविदा हो या रेगुलर का हो, अगर ड्यूटी पीरियड में अपने यहाँ रहे, अपनी संस्था में काम करें तो ड्यूटी पीरियड। इस दौरान जो डॉक्टर नवनीत गुप्ता के ऊपर जो आरोप लगे हैं और कल वो यहाँ ड्यूटी पीरियड में भी थे, उस दौरान वो प्राइवेट, तो उनके खिलाफ क्या? हम उनके खिलाफ एक जो है उनके संबंध में जो आप अवगत करा रहे हैं उनके संबंध में हम एक जांच कमेटी बनाएंगे। जांच कमेटी के नियमानुसार जो भी तथ्य आएंगे उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।